एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहां पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, जिसको मैं लेक्चर 0 बोलता हूं। ये लेक्चर आपको जीरो से हीरो बना देगा आपके जेनेटिक्स के स्टडी में। इसको अगर नहीं देखा तो आपके चैप्टर का जो पहला पार्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, पूरा बाउंसर चला जाएगा। तो ये लेक्चर देखना आपके लिए अनिवार्य है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। बाय द वे, वी आल्सो हैव अ लाइव बैच आरंभ 5.0, जहां पर मैं, गैलेक्सी मैम, शुभम सर, सारे यूट्यूब के टीचर्स अपनी शक्तियों को एकजुट करके आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का पढ़ाया जाएगा। बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो ये दोनों नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डीएनए दिख रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है, बराबर है, तो इसको लपेटना पड़ता है, कंडेंस करना पड़ता है। डीएनए एक धागे जैसा होता है, लंबा लंबा होता है। इसको हम लपेटेंगे। किसके ऊपर लपेटेंगे? हम कुछ प्रोटीन्स लेते हैं। ये जो गोले गोले दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये प्रोटीन्स है। इनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इनके ऊपर लपेटा जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने हिस्टोन प्रोटीन हैं? 1 2 3 4 5 और 6। उसके नीचे 7 और 8 भी होंगे। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो टोटल कितने गोले होंगे? 8 गोले होंगे। तो ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए को लपेटा जाएगा एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, कितने प्रोटीन का? 8 हिस्टोन प्रोटीन का। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे। ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं और उनको भी लपेटा जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यूक्लियोसोम्स को भी लपेटा लपेटा जा रहा है, तब जाके क्या बनता है? एक मोटा वाला धागा बनता है। ये भी एक धागा है, लेकिन ये मोटा वाला, जाड़ा वाला धागा है। इसको बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। इस क्रोमैटिन फाइबर को भी और ज्यादा लपेटूंगा लपेटूंगा, तब जाके बनता है मेरा क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम, ये डीएनए, ये सब कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल। यहां तक की बात समझ में आई? आपको एक और एग्जांपल दूं, एक और कंपैरिजन बताऊं। घर पे हम सिलाई करते हैं तो सुई धागा होता है। इस धागे को अगर आप देखो, आपको इसमें कुछ पतले पतले धागे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे पतले पतले धागे। कम ऑन, यस और नो? कम ऑन, यस और नो? तो ये जो पतले 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 धागे हैं, इनको मैं डीएनए बोल सकता हूं। अच्छा, फिर ये मोटा वाला जो धागा है, जो जाड़ा वाला धागा है, इसको मैं क्रोमैटिन बोल सकता हूं। तो क्रोमैटिन को लपेटूंगा तो धागे की रील बनेगी। सिंपल है ना? तो डीएनए से बनता है तुम्हारा क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम। बाय द वे, आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स यहां पे कवर होने वाले हैं। हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर में भी काम आएगा, उसके आगे आपको लाइफ प्रोसेस 1 में भी काम आएगा, लाइफ प्रोसेस 2 में भी काम आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ध्यान से सुनते जाइए। चलिए, ये बन गया आपका क्रोमोसोम। अब आपके ह्यूमन सेल की बात करूं, एक ह्यूमन सेल अपना, डीएनए कहां प्रेजेंट है? आपके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किधर है? चलो मुझे बताओ, न्यूक्लियस किधर है? ये जो बीच में दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, बराबर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। वो डीएनए मैंने बाहर निकाला खींच के, और उसको पूरा ऐसा सीधा खींचा। तो एक सेल में, ठीक है, इन 1 ह्यूमन सेल, एक सेल में कितना लंबा डीएनए होता है? 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, डीएनए करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर्स। आपकी हाइट कैसी होगी, आपके बाल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं बॉडी के, सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये पूरा इतना लंबा डीएनए आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता। डीएनए में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने ये बीच का टुकड़ा ले लिया। मान लो ये आपके हाइट को कंट्रोल कर रहा है। इस टुकड़े को मैं क्या बोलता हूं? जीन। तो ये जीन किसका है? हाइट का जीन है, जो आपके हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे एक और जीन यहां पे होगा जो मान लो आपके स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, तो ये स्किन के कलर का जीन हो गया। ऐसे एक और जीन नीचे आपको दिख रहा है, मान लो ये आपके आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आई कलर का जीन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 जीन्स होते हैं आपके डीएनए में जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जीन को मैं
अगर प्यार से कुछ कहना चाहूं, उसको डिफाइन करना चाहूं, तो क्या बोलूंगा? दे आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। फंक्शनल मतलब जो काम करते हैं, सेगमेंट मतलब टुकड़े, डीएनए के काम करने वाले टुकड़े, इनको बोलते हैं जीन। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए, तो एक क्रोमोसोम यहां पर ले रहा हूं, इसके पार्ट्स हमें समझने पड़ेंगे जो हमने 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है? तो यहां पे आपको एक बीच में दबा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सेंट्रोमियर बीच में हो, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है ना, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। लेकिन व्हाट इज सेंट्रोमियर? इट इज द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट। कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट, ठीक है, पतला पार्ट। अच्छा, फिर इसके कुछ आर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक आर्म ऊपर है, नीचे है, इसके कुछ हाथ पैर दिख रहे हैं आपको, ठीक है? तो जो छोटा आर्म होता है, देखो ये आपको दिख रहा है, साइज देखो, ऊपर वाला आर्म छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो जो शॉर्ट आर्म होता है उसको पी आर्म कहा जाता है, ठीक है? इट इज द शॉर्ट आर्म। पी क्यों बोलते हैं? बिकॉज फ्रेंच में एक शब्द होता है पेटिट, और ये जो शब्द है इसका मतलब होता है शॉर्ट, तो पी फॉर पेटिट, पेटिट मतलब शॉर्ट, तो इस आर्म को पी आर्म कहने लगे। तो जो लॉन्ग आर्म होता है उसको क्या कहेंगे? क्यू आर्म। चलो, क्यू मतलब लॉन्ग आर्म। क्यू का कोई फुल फॉर्म है? नहीं है, सिंपली इसको क्यू क्यू बोलते हैं बिकॉज पी के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? पी के बाद क्यू आता है, तो पी मतलब शॉर्ट, तो लॉन्ग मतलब क्यू, ऐसा सीधा बोल दिया, ठीक है? क्यू का कोई मीनिंग नहीं है, कोई फुल फॉर्म यहां पे नहीं है। इतना क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ फिर नीचे क्या है? ये नीचे जो धागा दिख रहा है ये क्या है? क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, एंड इट इज नथिंग बट डीएनए। चलो, बातें समझ में आ गई, यहां तक की कहानी क्लियर हुई? अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपके न्यूक्लियस में पेयर्स में आते हैं। पेयर मतलब क्या बेटा? जोड़ी में आते हैं, जोड़ी। क्यों आते हैं जोड़ी में? वाई? ये सवाल का जवाब हमें देना है, जोड़ी में क्यों आते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई है आपको सारी? डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। डीएनए पूरा काम नहीं करता, उसके ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन बोलते हैं। जीन कंट्रोल करते हैं आपके कैरेक्टर को। फिर यहाँ पे जो शॉर्ट आर्म है उसको मैंने पी बोला, लॉन्ग को मैंने क्यू बोला, ये सारी बात आपको समझ में आई? अच्छा, क्रोमोसोम जोड़ी में आते हैं, ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ये जोड़ी में क्यों आते हैं वो भी हमें समझना है। ये आपके सेल्स हैं बॉडी के, ठीक है? हर एक सेल में न्यूक्लियस है। मुझे बताइए, क्या आपको हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? कम ऑन, यस और नो? ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो कहना इसे हर एक सेल में डीएनए होगा? हाँ। तो कहना इसे हर एक सेल में क्रोमोसोम भी होंगे? हाँ। हर एक सेल में डीएनए है तो हर एक सेल में क्रोमोसोम भी बनते हैं। अच्छा, एक सेल में, इन वन सेल, ध्यान से सुनिए, इन वन सेल कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम्स। इंसान की बात कर रहा हूं मैं, गधे की, घोड़े की, गाय की, बैल की बात नहीं कर रहा हूं। बाय द वे, ये जो नंबर होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का जो नंबर है इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। मतलब एक फ्रॉग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होगा, एक बर्ड में अलग होगा, चिपकली में अलग होगा, गधे में अलग होगा, घोड़े में अलग होगा, बैल में अलग होगा, सांप में अलग होगा। हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग होता है। क्या प्लांट्स में भी क्रोमोसोम होते हैं? ऑब्वियसली, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, डीएनए मिलेगा। हमारे में, इंसान में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। मैंने आपको बताया ये जोड़ी जोड़ी में आते हैं, जोड़ी जोड़ी में, तो कितना पेयर बनता होगा 46 का? अगर मैं जोड़ी जोड़ी लगाऊं तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी सेल। हर एक सेल में आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। चलिए, बेसिक बात आपको समझ में आई। अब इस 23 में से, ध्यान से सुनना, 22 पेयर्स, इनको कहा जाता है ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। ये क्या करते हैं? ये आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। 22 पेयर्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोजोम्स, 9th में पढ़ा है। ये आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। बचा कितना? 1 पेयर, 1 पेयर। इनको कहा जाता है, या तो आप इनको सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हो, सेक्स क्रोमोसोम्स, या इनको आप एलोजोम्स कह सकते हो, एलोजोम्स। ये क्या करेंगे?
सेक्स क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये जेंडर को कंट्रोल करते हैं, मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, पैर नंबर 1, पैर नंबर 2, पैर नंबर 3, पैर 4, पैर 5, 6, 7, आपको सारी पैर्स दिख रही हैं, 23 पैर दिख रही हैं। इसमें ये लास्ट वाली देखो, मैं हट जाता हूं, देखो ध्यान से देखो, घूरो इसको, क्या एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा एक छोटा, तो इसमें जो बड़ा वाला है उसको मैं बोलूंगा x एंड जो छोटा वाला है उसको बोलूंगा y। बड़े वाले को बोला x, छोटे वाले को बोला y। तो जब x y साथ में आते हैं, जब x y साथ में आता है तो बच्चा क्या बनता है, मेल बनेगा, लड़का बनेगा। बधाई हो, लड़का हुआ है। तो फीमेल कब बनेगा, जब जब x x साथ में आएगा, मतलब दोनों x क्रोमोसोम, यहां पर कैसा बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है। अगर दोनों x होते, दोनों बड़े वाले होते, तो ये बच्चा क्या बनता, एक फीमेल बनता, एक लड़की बनती। ज्यादा बधाई हो, लड़की हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? XX मेल, XY मेल, XX फीमेल। ऑटोसोम समझ में आया, सेक्स क्रोमोसोम समझ में आया। चलो यहां तक की बात एकदम क्लियर हुई। अभी भी मैंने जवाब नहीं दिया ना कि जोड़ी में क्यों आते हैं। अब देखो, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुना है, इसको डिटेल में तो हम 3rd चैप्टर में देखते ही हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाउ मेनी पेरेंट्स आर देयर? ऑफ कोर्स देयर आर 2 पेरेंट्स, पप्पा मम्मा, एक होगा मेल पेरेंट, एक होगा फीमेल पेरेंट। इन दोनों के बॉडीज में कुछ स्पेशल सेल बनते हैं जिनको हम कहते हैं गैमीट्स। इन दोनों के बॉडी में स्पेशल सेल बनते हैं कॉल्ड एज गैमीट्स। इनको मैं सेक्स सेल्स भी कह सकता हूं या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकता हूं। इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। कौन होता है, मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है एग, ठीक है। तो पापा के बॉडी में बनता है स्पर्म, मम्मी के बॉडी में बनता है एग। एग को हम ओवम भी कह सकते हैं, एग ओवम। अब देखो, स्पर्म में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, स्पर्म में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। और ये क्रोमोसोम किसके हैं, पापा के हैं, पापा से आए हैं। और एग में भी कितने हैं, 23 क्रोमोसोम हैं, ये किसके हैं, मम्मी के हैं, मम्मी से आए हैं। तो जब एक स्पर्म और एक एग मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या होता है सर, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ बेबी। जो बच्चा बनेगा उसका पहला सेल होता है जाइगोट। अब जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 पापा के, 23 मम्मी के, तो टोटल जाइगोट में कितने हो गए, 46 हो गए। यस। अब जाइगोट धीरे धीरे करके जाइगोट ग्रो होगा एंड इसमें से ही बनेगा आपका बच्चा, बेबी, है ना, दाढ़ी मूंछ वाला, चश्मे वाला, ये बन गया बेबी। तो बेबी में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46 क्रोमोसोम आएंगे। कहानी समझ में आई? तो जोड़ी कब बनी, देखो, जब स्पर्म में ये किसके क्रोमोसोम है, ये पापा के क्रोमोसोम है। अच्छा, एग आ गया, एग में किसके क्रोमोसोम है, मम्मी के क्रोमोसोम है। जब ये दोनों स्पर्म और एग मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तब मुझे बताओ, जाइगोट में पापा का और मम्मी का क्रोमोसोम ऐसे करके क्या बनाएगा, पैर बनाएगा। तो बताओ भाई, यहां पर ये पापा का है तो ये मम्मी का है। अरे भाई साहब, ये जो जोड़ी बनी, चलो एक रेड वाला था, एक ब्लू वाला था, तो इसमें एक पप्पा का था और एक मम्मी का था। तो मैंने जितनी भी पैर बताई आपको, 23 पैर्स बताई, बराबर है। हर एक पैर में एक क्रोमोसोम पप्पा से आया हुआ है और एक क्रोमोसोम मम्मी से आया हुआ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलो, ये पप्पा का, ये मम्मी का, ये पप्पा का, ये मम्मी का, पप्पा का मम्मी का, पप्पा का मम्मी का, पप्पा का मम्मी का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन एवरी पेयर 1 क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम फादर, 1 फ्रॉम द मदर। चलो, अब बहुत बढ़िया एक और कंसेप्ट बताऊंगा। जोड़ी तो समझ में आ गई, बिकॉज हमारे पास 2 पेरेंट हैं तो क्रोमोसोम्स की जोड़ी बनती है, एक आता है पप्पा से, एक आता है मम्मा से, ठीक है। अब देखो भाई, स्पर्म में ये किसके क्रोमोसोम है, पापा के क्रोमोसोम है। इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनना, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसका सेट है ये, पापा का सेट। सेट ऑफ क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम द फादर, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। एंड इस कंडीशन को जब मैं 1 सेट की बात करता हूं, 1 फुल सेट,
इसको मैं बोलता हूं हैप्लॉइड कंडीशन एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग अ एन। चलो, एग में क्या हुआ, मम्मी के क्रोमोसोम है, तो ये किसका सेट है, मम्मी का सेट। ये भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो मम्मी से आ रहा है, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है, कब भी आपको कोई भी पूछे, आपको नींद से किसी ने चाटा मार के उठाया, पूछा हैप्लॉइड मतलब क्या बेटा, आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल, कोई भी पूछे क्या बोलोगे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब जाइगोट बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो मुझे बताओ पापा का और मम्मी का सेट आपस में आके जोड़ी बनाया, तो यहां पे कितने हो गए, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। इस कंडीशन को बोलेंगे, जब टू सेट्स होते हैं हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग एन। तो आपको कोई भी बोला टू एन म्हणजे काय, हम बोलेंगे डिप्लॉइड मतलब क्या, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। चलो, इतना कहानी समझ में आया, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जोड़ी में होता है, 23 पेयर्स होती हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, वन सेक्स क्रोमोसोम होता है, XX फीमेल, XY मेल, ये सारी बातें क्लियर हुई। अच्छा, अब देखो क्रोमोसोम कब दिखेगा, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बाकी टाइम पे आपको यहां पे कौन सा कलर लू मैं, देखो इधर आपको ऐसा ऐसा खिचड़ी दिख रहा है पूरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना अंदर क्या है, मतलब अंदर क्या है, अंदर क्रोमैटिन होगा, क्रोमैटिन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्या है यहां पे, क्रोमैटिन है। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब क्रोमोसोम बनते हैं, सेल डिवाइड होता है, फिर से वो बिखर जाते हैं, क्रोमैटिन बन जाता है। इज दिस वेरी क्लियर? अच्छा, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। देखो हमसे ना बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं लास्ट ईयर भी, ये लास्ट ईयर के रिजल्ट आपको यहां पे बता रहा हूं। गुंजन है जिसने 100% स्कोर किया है, वेंकटेश ने भी 100% स्कोर किया है, धनश्री है 99%। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम गाइड करते हैं, जिनको हम मेंटोर करते हैं। 127 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 90% स्कोर किया हुआ है। ठीक है, हमारा क्या बैच है यहाँ पे, आरएम 5.0, जहां पे ये फुल टीम ऑफ टीचर्स है, जहां पे मैं हूं, शुभम सर है, गैलेक्सी मैम है, सब लोग पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ाया जाएगा, सेमी इंग्लिश का भी पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा सब कुछ, राइट। हमारे बैच के फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट 4 फीचर बताऊं तो लाइव क्लासेस होगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा 2 बार। उसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की, कुछ भी आपका मिस हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, आपने लेक्चर नहीं देखा तो रिकॉर्डेड तो मिल जाता है। अच्छा, रिकॉर्डेड देखना नहीं है या फिर रिकॉर्डेड देख के भी समझ में नहीं आया, डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पे डाउट सॉल्विंग होती है। आपको एक नंबर दिया जाता है, इसको बोलते हैं IVR नंबर, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो टू एनी टीचर। आपको मुझसे बात करनी है, आप कॉल करो, मैं मिल जाऊंगा। आपको किसी और टीचर से बात करनी है, कॉल करो, वो मिल जाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको डाउट आता है तो आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली उस टीचर से ही बात करो जो आपको पढ़ाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ अवर बैच। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी जहां पे बच्चे टेस्ट लिखते हैं, उसको चेक करके भी आपको दिया जाएगा। आप टेस्ट लिखोगे जूम पे, ठीक है, टीचर बैठा रहेगा, आपको देखेगा, सारे बच्चे एक साथ रहेंगे, बच्चे पेपर लिखेंगे, उसका PDF लेके अपलोड करेंगे, फिर उस PDF को चेक करके आपको वापस दिया जाएगा, ताकि आपको पता चले आपने क्या गलतियां की है, कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। ये भी हमारे बैच का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, दूसरी बात, एक कोड है अभी, कूपन कोड फर्स्ट 300, लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड बच्चे होते हैं, तभी हम वो IVR नंबर दे पाते हैं। अगर 1000, 2000, 3000 बच्चे होंगे तो मुझे दिन भर में कितने कॉल आएंगे, उठा ही नहीं पाऊंगा, किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऑलवेज अवर बैच इज स्मॉल एंड ये जो कूपन है इट इज ओनली फॉर फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स, 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली आपका बैच कितने का पड़ता है, आपको 9000 का पड़ता है, फुल ईयर बैच। सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाएगा, आगे जाके क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे, इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच ओनली। तो जो बच्चे अभी ले रहे हैं इनको क्रैश कोर्स फ्री हो जाएगा आगे। ठीक है, कैसे ज्वाइन करोगे आप, इजी लर्निंग आपको ऐप स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, आपके प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, वहां पे आप इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले आप जाओगे लाइव कोर्सेज में, रजिस्टर वगैरह कीजिए, आपका नाम, ईमेल आईडी, नंबर, वो सब डालने के बाद लाइव कोर्सेज में आपको आरंभ 5.0 ये दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पर कूपन्स एंड कोड, कूपन्स एंड ऑफर्स, इसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट 300 का जो कूपन है यहाँ पे मिलेगा, लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको दिखता है तो कूपन इज अवेलेबल। अब ये वीडियो कौन सा बच्चा कब देख रहा है मुझे नहीं पता, तो ये जो कूपन कोड है इट इज अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, आपको अगर नहीं दिख रहा है मतलब वो कूपन एक्सपायर हो गया है। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें थी अबाउट हाउ टू ज्वाइन द बैच। इसके आगे आप प्रोसीड करके
पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट से भी आप चाहो तो परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थोड़ा पानी पिए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको आगे जब पहला लेक्चर अपन देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, तब आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। आइए समझते हैं। ये आपका डीएनए है। डीएनए कैसा, एक स्प्रिंग जैसा होता है, ऐसा ट्विस्टेड होता है, ऐसा ऐसा जाता है और ऐसा ऐसा जाता है, बराबर। ट्विस्टेड मॉलिक्यूल होता है। इसको अगर मैं सीधा खींचूं, सीधा पकड़ूं, तो ये मुझे एक सीढ़ी, एक लैडर के जैसा दिखाई देगा, सीढ़ी के जैसा, ठीक है, जिसकी दो साइड्स होती है और बीच में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। तो हमें ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी दो साइड बनाऊंगा। मैं बोलता हूं डीएनए का जो बैकबोन, बैकबोन मतलब उसकी दो साइड, ये किस चीज से बनी हुई है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है पेंटोज शुगर, आइए बताता हूं। एस लिखा हुआ है, वो पेंटोज शुगर है। उसका शेप देखो, क्या वो आपको एक पेंटागन के शेप में दिख रहा है? अच्छा, पेंटागन क्यों है? बिकॉज उसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं इस तरह से, तो इसका शेप कैसा हो जाता है, पेंटागन जैसा हो जाता है। इसको इसलिए उसको पेंटोज बोला गया है, बिकॉज इट हैज 5 कार्बन एटम्स, तो उसको पेंटोज कहा गया है, ठीक है। अच्छा, शुगर के नीचे मैंने क्या ज्वाइंट किया है, मैंने एक फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ज्वाइंट किया है। शुगर के नीचे फॉस्फेट, उसके नीचे फिर से आएगा शुगर फॉस्फेट, फिर आएगा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो ऐसी एक चेन बन जाएगी शुगर फॉस्फेट की। ये आपका एक साइड बना। इसका सामने वाला साइड भी, यहां पर भी आपको शुगर फॉस्फेट दिखेगा, लेकिन मुझे बताइए, आपको दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। शुगर का पॉइंट देखो ऊपर है, और यहां पर आप देखोगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों साइड्स जो है, इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं स्ट्रैंड्स बोलता हूं। क्या बोलूंगा, स्ट्रैंड्स। दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम बोलते हैं दे फॉर्म एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। तो यहां पे क्या बन जाता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बनती हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर समझ में आया आपको, बेसिक समझ में आया। अब हर एक शुगर के ऊपर, एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड, ऑन एवरी शुगर, मैं हर एक शुगर के ऊपर क्या अटैच कर रहा हूं, एक नाइट्रोजन बेस। व्हाट इज द नाइट्रोजन बेस? इट इज अ केमिकल। केमिकल, आपने एसिड बेस सुना है, बेस क्या होता है, पीएच 7 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये एक बेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक केमिकल है, ऐसा समझो। तो हर एक शुगर के ऊपर एक नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। हर एक शुगर के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच किया, एंड ये नाइट्रोजन बेस होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के। कौन से? देखो, एक होता है एडेनिन, मैंने लिख दिया यहां पे, आपको दिख रहा है, ए लिखा हुआ है। वैसे एक होता है ग्वानिन या फिर ग्वानिन, जी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जी। फिर होता है साइटोजिन, सी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और थाइमिन, टी लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो क्या हो गए, ए जी सी टी, एडेनिन ग्वानिन साइटोजिन थाइमिन, ये 4 अपने नाइट्रोजन बेस हैं बेसिकली, एडेनिन ग्वानिन साइटोजिन थाइमिन। इसमें से एडेनिन ग्वानिन ये होते हैं प्यूरिन। इनका अगर मैं केमिकल स्ट्रक्चर देखूं तो उसमें मुझे 2 रिंग दिखाई देंगी। कैन यू सी 2 रिंग्स? इनका केमिकल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो आपको यहां पे 2 रिंग दिखाई देंगी, तो ये होते हैं प्यूरिन्स। वैसे ही साइटोसिन और थाइमिन ये हैं पिरिमिडिन्स। इनके अंदर कितनी रिंग होती है, सिर्फ एक रिंग होती है, ठीक है बेटा। चलो इधर एक क्विक रिकैप, एडेनिन ग्वानिन ये कौन है, ये है प्यूरिन। केमिकल्स का एक ग्रुप है प्यूरिन्स। एडेनिन ग्वानिन क्या है, एक टाइप के केमिकल है, बराबर, इनको प्यूरिन्स कहा जाएगा। साइटोसिन और थाइमिन ये भी क्या है, एक टाइप के केमिकल हैं, इनको क्या कहा जाएगा, पिरिमिडिन्स। और उनके अंदर कितनी रिंग होती है, एक रिंग होती है, ठीक है। आपको चाहिए तो यहां पे फिर से लिख दूं 2 रिंग्स। उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें 2 रिंग होती हैं, और पिरिमिडिन्स में 1 रिंग। चलो, सो फार सो क्लियर। अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पर आप देखो, अभी देखो हमने हमारी सीढ़ी के दोनों साइड बना दिए, हमने ऐसा ऐसा कुछ भी बना दिया दोनों तरफ, बराबर है, नाइट्रोजन बेसिस भी लगा दिए। अब करना यह है,
कि हमें इन नाइट्रोजन बेसिस को आपस में ज्वाइंट करना है, तब जाके हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब क्या होता है, एडेनिन ओनली पेयर्स विथ थाइमिन। एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, किसके साथ जाके बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ। कितने बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन विथ बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड वैसे ही गोनिन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ। गोनिन पेयर्स विथ साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनते हैं, 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एडेनिन विथ थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गोनिन विथ साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ATGC। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, TACG, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी क्लियर, कोई दिक्कत है? ये आपका पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया, बहुत ही सिंपल बनाया हमने, है ना। अब देखो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ए के सामने कौन आया, टी आया, सी के सामने या जी के सामने कौन आया, सी आया। तो ये जो पेयरिंग है, ए के सामने टी, जी के सामने सी, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शब्द आगे आएगा जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री शब्द आएगा। तो यहां पे समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, TACG या फिर GCAT, ये जो भी पेयरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एडेनिन के सामने थाइमिन आता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गोनिन के सामने साइटोसिन आता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सुपर क्लियर सो फार? चलो अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पर मैं आपको शुगर और हमारा नाइट्रोजन बेस, एक ग्रुप बनाया मैंने, ठीक है, शुगर का, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बराबर है। इन दोनों को एक साथ कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाएगा? जब एक शुगर और नाइट्रोजन बेस को मैं साथ में लेता हूं तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, ग्रुप को। अगर मैं इसके अंदर फॉस्फेट भी डाल दूं, देखो तीनों का ग्रुप बना दिया, मैंने लिया शुगर, मैंने लिया नाइट्रोजन बेस और मैंने लिया फॉस्फेट। जब मैंने तीनों का ग्रुप बनाया तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, फर्क दिख रहा है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड अलग चीजें हैं। जब शुगर नाइट्रोजन बेस सिर्फ 2 होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड, जब शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट तीनों आ जाते हैं तो इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई बात? कम ऑन, यस और नो? अच्छा चलो, तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हमारा डीएनए बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड के चेन से बनता है। हमारे डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट होते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? ये है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आएगा तो आपको आगे का कंसेप्ट भी प्रोटीन सिंथेसिस का समझ में आएगा। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। बाय द वे, पहले न्यूक्लियोटाइड में कौन सा नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन। तो उसको मैं बोलूंगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस के हिसाब से नाम पड़ेगा। दूसरे वाले में गोनिन है तो इसको मैं कहूंगा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तीसरे वाले को क्या बोलूंगा? साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बराबर है। और चौथे वाले को बोलूंगा थाइमीन न्यूक्लियोटाइड। क्या ये सारी बातें एकदम क्लियर है? नाइट्रोजन बेस के हिसाब से उस न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ता है। तो यहां पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन। सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो फाइनली बस डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। इसको आप ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो इस तरह से एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। हेलिक्स मतलब क्या? ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, स्प्रिंग जैसा, ऐसा ऐसा, इसको हेलिक्स बोलते हैं। अगर 2 स्ट्रैंड्स हैं तो ये क्या बन जाएगा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब क्या? ऐसे ऐसे घूम रही हैं अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब बात करेंगे आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो व्हाट इज आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी हटा दो। आरएनए इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। सबसे पहला डिफरेंस आपको यहां पे दिख रहा है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। सबसे पहला डिफरेंस। डीएनए कैसा होता है, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा। यहां पे आरएनए कैसा होता है, बस ऐसा ऐसा। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, सबसे पहली बात। उसके बाद इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ शुगर, इसके अंदर भी शुगर है, इसके अंदर भी फॉस्फेट है। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, मतलब साइड होती है, एंड हर एक शुगर के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। अच्छा, हर एक शुगर के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहा है। यहां पर एडेनिन होता है, गोनिन होता है, साइटोसिन होता है। यस, थाइमिन नहीं होता। थाइमिन के जगह पे यहां पे आता है यूरासिल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थाइमिन और यूरासिल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों हैं तो पिरिमिडिन्स। तो मुझे बताइए पिरिमिडिन कितने प्रकार के हैं? एडेनिन और गोनिन ये दोनों प्यूरिन है, प्यूरिन। साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये तीनों क्या है? ये तीनों पिरिमिडिन है। ये भी याद रखना, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल तीनों पिरिमिडिन होते हैं। डीएनए के अंदर साइटोसिन और थाइमिन रहेगा, और यहां पर आरएनए के अंदर थाइमिन के जगह पर यूरासिल आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है थाइमिन और यूरासिल में, केमिकल स्ट्रक्चर में फर्क होता है। ठीक है, सिंपल सी बात आपको बता दी मैंने। चलिए, नाउ यहां पर न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस ये फॉस्फेट, तीनों मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चेन ऑफ आरएनए। ठीक है, तो यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर बॉन्डेड टुगेदर, बॉन्डेड मतलब ज्वाइंट, टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। ठीक है, दैट्स इट। अब 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। देखो यहां तक हमने बहुत सारी बातें की है, आपका काम है ये सारी बातें लिखते जाना। लास्ट में आपको एक समरी दूंगा मैं, एक पूरा डिटेल्ड समरी पूरे लेक्चर का आपको मिलेगा लास्ट में। लेकिन यहां पे एक और कंसेप्ट बहुत ही जरूरी आईएमपी कंसेप्ट यहां पे अभी बता रहा हूं। चलो, यहां तक क्या क्या पढ़ा हमने? देखो ना, शुरू से क्या क्या पढ़ा, कितना कुछ पढ़ा। 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एक होता है हमारा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं। एक होता है आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। एक होता है टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। अब इन तीनों का काम क्या है, इनको हम कैसे यूज करेंगे, ये एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी आपको मैं बताऊंगा। चलो मुझे बताओ, ये अपना जीन है। अच्छा, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या करता है? हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, हमारे अपीयरेंस को, इंटरनल कैरेक्टर, एक्सटर्नल, सारे कैरेक्टर, अंदर के बाहर के हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन। कैसे करता है सर? जीन कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है? बाय मेकिंग प्रोटीन्स। देखो, तो जीन से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से कंट्रोल होता है कैरेक्टर। सिंपल कहानी बता रहा हूं। जीन से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। सिंपल कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि जीन से प्रोटीन कैसे बनेगा, यह हमारा सवाल है। आइए समझते हैं। चलो, ये अपना डीएनए है, इसको मैं जीन बोलता हूं, ये मेरा जीन है। अच्छा, जीन के ऊपर सीक्वेंस होगा कुछ, एटीजीसी एटीजीसी ऐसे कुछ होगा। मतलब आपको ये कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन लग रही है। बाय द वे, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में आते हैं क्या? एटीजीसी नहीं, कुछ भी हो सकता है। एटी के बाद टीए आ सकता है, फिर वापस एटी आ सकता है, फिर सीजी आ गया, फिर जीसी आ गया, फिर एटी आ गया, फिर टीए आ गया। ऐसा कुछ भी रैंडम कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसे कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशंस होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर से एटी आ गया, फिर जीसी आ गया, फिर सीजी आ गया, फिर सीजी आ गया, फिर सीजी आ गया, फिर टीए आ गया। ऐसा कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ठीक है, ये जो, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बेस पेयरिंग बोलता हूं। बेस पेयरिंग, नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग। तो ये जो बेस पेयरिंग होती है, इट इज लाइक एन इंफॉर्मेशन। इसको कहा जाता है जेनेटिक कोड। जीन के ऊपर का कोड जेनेटिक कोड। एंड ये जेनेटिक कोड क्या करता है? इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब एक प्रोटीन कैसे बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन इस कोड के अंदर छुपी हुई होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये कोड क्या है, एक तरीके से ये रेसिपी है। रेसिपी है, किसकी रेसिपी है? प्रोटीन्स की रेसिपी है। प्रोटीन को कैसे बनाया जाए उसकी रेसिपी इस कोड के अंदर, डीएनए के अंदर छुपी हुई होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें इस कोड को यूज करना है और प्रोटीन बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, एक सेल बनाते हैं, ये अपना सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। चलो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, मतलब जीन होता है, ये आपका जीन है। अब जीन न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, जीन के ऊपर का जो कोड है, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, जीन के ऊपर कोड है, जेनेटिक कोड, उसको मैं कॉपी करूंगा, उसको क्या करूंगा? कॉपी, और कॉपी करके मैं क्या क्रिएट करूंगा? mRNA। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया mRNA। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कोड को कॉपी करके मैंने क्रिएट किया mRNA। कोई दिक्कत वाली बात है? जीन के ऊपर का कोड, उसको कॉपी किया, क्या बनाया? mRNA। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अब न्यूक्लियस के बाहर, जस्ट बाहर आपको एक ऑर्गेनेल मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? एक ऑर्गेनेल, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर आपको ये जो दाने दिख रहे हैं, दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ, रफ एंड स्मूथ। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर आपको कुछ ऐसे दाने दिख रहे हैं चिपके हुए, हाँ या ना? ये जो दाने हैं इनको कहा जाता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम किस चीज का बनता है? आरआरएनए का बनता है। तो देखो, आरआरएनए कहां यूज हुआ? राइबोसोम बनाने के लिए। ठीक है, आरआरएनए का बनता है। चलो, अब क्या होगा सर, अब ये जो mRNA हमने बनाया न्यूक्लियस के अंदर, वो mRNA बाहर आएगा और राइबोसोम के साथ वो अटैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई? mRNA हमने न्यूक्लियस के अंदर बनाया, वो न्यूक्लियस के बाहर आया, राइबोसोम के साथ अटैच हुआ। राइबोसोम किस चीज का बना हुआ है? आरआरएनए का बना हुआ है। ये क्या है? mRNA है, उसके साथ अटैच हो गया। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट देखो, जो हमारे प्रोटीन है, वो प्रोटीन बेसिकली किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। आपको दिख रहा है यहां पे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड की मैंने क्या बनाई? एक चेन बनाई। ठीक है, अमीनो एसिड की एक चेन बनाई, इस चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड के चेन से बनता है। ठीक है, अब देखो, ये जो अमीनो एसिड है वो साइटोप्लाज्म में, मुझे बताइए ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अरे भाई, ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। तो ये अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। अच्छा, ये जो राइबोसोम था ना, राइबोसोम, इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन कहां बनते हैं? राइबोसोम पे बनते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन अमीनो एसिड को उठा उठा के राइबोसोम के पास लेके जाना पड़ेगा। अमीनो एसिड को एक एक को पकड़ पकड़ के मैं कहां ले जाऊंगा? राइबोसोम पे लेके जाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहिए टीआरएनए, मतलब मेरा ट्रांसफर आरएनए। क्या काम करेगा? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, एक एक अमीनो एसिड को वो राइबोसोम पे लेके जाएगा। एंड mRNA के ऊपर, mRNA के ऊपर मुझे बताओ कोड है, किस चीज का कोड है? प्रोटीन बनाने का कोड है। तो उस कोड को यहां पे रीड किया जाएगा एंड उस कोड के हिसाब से एक एक अमीनो एसिड ज्वाइंट होगा एंड क्या बनता है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम के ऊपर। तो यहां पर हमारे तीनों आरएनए यूज होते हैं। देखो, यहां पर मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि प्रोटीन कैसे बनेगा। इसका एक्चुअल पूरा डिटेल्ड प्रोसेस ये तो हम आगे देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। यहां पर आपको मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया कि आपके पास mRNA था। mRNA कहां बनता है? न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियस में बनता है, जिस जहां पर डीएनए के ऊपर जो कोड होता है उसको कॉपी किया जाता है, बराबर, mRNA। फिर आरआरएनए जो है ये कहां प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री है। और जो टीआरएनए है, टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा।
अमीनो एसिड्स को क्या करता है, ट्रांसफर। चलो यही बेसिक कहानी मुझे आपको बतानी थी, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए, तो ये पूरी समरी मैंने यहां पे आपको दी हुई है, ऑल द पॉइंट्स आई हैव गिवन, जो जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? नाउ यहां तक की सारी कहानी समझ में आई है, अच्छा लगा है वीडियो, तो हमारा बैच भी है, अगर हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है, बहुत सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वेबसाइट के लिंक, ऐप के लिंक। अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत है तो इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।